नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार प्रजापति एक बार फिर से आधुनिक हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कर्म के आधार पर प्रकारों के बारे में चर्चा कर ली है, जिसमें हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया की बात की। और अकर्मक क्रिया के अलावा जो सकर्मक की मैं बात कर रहा हूँ, सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक जो क्रियाएँ होती हैं उनकी भी हमने चर्चा की थी। वैसे पिछले वाला वीडियो जो है वो और ये दोनों में ही मैंने इस प्रकार से क्रिया को लिया है, समझाया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा इसके अलावा अन्य प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको इसमें लाभ मिलेगा। विशेष रूप से आरबीएससी के 10वीं कक्षा के जो बालक हैं उनको इसमें सहायता मिलेगी, क्योंकि उस आधार को लेकर ही मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पहले इससे पिछले वाला वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसमें मैंने जो बेसिक चीज़ें समझाई है उनको समझने के बाद ही आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए, कर्म के आधार के अलावा दूसरा जो क्रिया का प्रकार होता है, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं ऊपर, क्रिया। क्रिया की परिभाषा और कर्म के आधार वाला प्रकार हमने भाग 1 में यानी कि पार्ट फर्स्ट में देख लिया है। इसमें हम बात करने वाले हैं क्रिया का दूसरा भेद, यानी जो रचना के आधार पर भेद होते हैं, इसको हम संरचना भी कह सकते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद या रचना के आधार पर भेद। अब आप समझ गए यहाँ हम किस भेद की बात कर रहे हैं, क्रिया के भेदों की बात कर रहे हैं। तो रचना से यहाँ मेरा मतलब क्या है, पहले तो आपको मैं ये समझा दूँ, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए, कर्म से अपना मतलब था पिछले वाले वीडियो में कि कर्म जहाँ उपस्थित होगा वहाँ सकर्मक क्रिया होगी और जहाँ कर्म उपस्थित नहीं होगा वहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी वहाँ पर क्रिया को पहचानने का आधार कर्म था और यहाँ आधार होगी रचना। रचना का मतलब है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कैसे किया गया है, उसकी बनावट कैसी है उस क्रिया में, उसके आधार पर जब क्रिया को हम प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा रचना के आधार वाला प्रकार। अब इसमें हम सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं। तो पहला प्रकार इसका होगा रचना के आधार पर, और उसको हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, सबसे पहला जो प्रकार मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है प्रेरणार्थक। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। और ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये रचना के आधार पर इसका भाग है। अब चूंकि मैंने पहले भी आपको अनेक बार कहा है और फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि जितने भी व्याकरण के बिंदु हैं उनके नाम से हम उसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, या आधे से ज़्यादा चीज़ें उसकी अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा की बात करूँगा और उसके बाद इसको व्यावहारिक रूप में कैसे समझ सकते हैं उसकी बात करूँगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बनेगी, जैसे आप देख रहे हैं इस शब्द के अंदर एक शब्द तो है प्रेरणा और एक है अर्थ। यानी प्रेरणा से मतलब है दूसरे व्यक्ति को उत्साहित करना, और इसका सीधा सा मतलब यहाँ इस संदर्भ में ये है कि जब कर्ता स्वयं किसी काम को नहीं करता है, वाक्य में कर्ता तो होगा लेकिन वह स्वयं उस कार्य को नहीं करेगा जो उस वाक्य में हो रहा है, और किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाएगा, अर्थात उसको प्रेरणा देगा काम करने की, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहा जाएगा। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम इस तरह से बना सकते हैं, जहाँ वाक्य में कर्ता स्वयं किसी काम को, कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके, यानी कर्ता किसी काम को नहीं करेगा, जो काम हो रहा है वाक्य में उसको कर्ता नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा। तो जहां वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके अन्य व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है या अन्य किसी से कार्य करवाता है, एक ही बात है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आगे आप इसको पूरा कर सकते हैं। यानी प्रेरणार्थक क्रिया में ये होगा कि कर्ता स्वयं किसी काम को नहीं करेगा जो वाक्य में हो रहा है, उस काम को किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा। अब ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए मैं आपके इसके उदाहरण आपको समझाता हूँ कि इसके उदाहरण किस तरह से समझेंगे, और उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा आपके। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया।
एक ये सेंटेंस है। अब देखिए इसकी पहचान भी आपको मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप धीरे से धैर्य के साथ इसको समझे, आराम से, बिल्कुल स्लो मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि पिछले वीडियो में था कि हम पहले क्रिया को देख रहे थे वैसे ही, लेकिन इसमें क्या है कि क्रिया के रूप को देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें वाक्य की बनावट से हम समझते हैं कि कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कर्ता क्या है, मालिक है, क्योंकि ने इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने पिछली क्लासेस में कारक का जो बिंदु है वो पढ़ा है तो आप जानते हैं ने हमेशा कर्ता के साथ आता है। तो कर्ता तो मालिक है इस वाक्य में, लेकिन पानी को लाने का काम कौन कर रहा है, नौकर कर रहा है। अर्थात पानी लाने का काम मालिक स्वयं ना करके नौकर को प्रेरणा दे रहा है, अर्थात नौकर से वो काम करवा रहा है, इसलिए यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखूं, राम ने महेश से पत्र लिखवाया। राम ने महेश से पत्र लिखवाया, यह एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर इस वाक्य में राम करता है, लेकिन लिखने का जो काम हो रहा है वह राम नहीं कर रहा, महेश कर रहा है। अर्थात पत्र लिखवाने का काम राम ने महेश से करवाया, इसलिए लिखने का काम महेश कर रहा है और ये राम उसको प्रेरणा दे रहा है लिखने के लिए। ऐसी परिस्थिति में प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, कुछ छात्र क्या करते हैं कि जैसी परिभाषा देखते हैं वो कि कर्ता किसी काम को नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, तो उनको लगता है कि वाक्य ऐसा होगा जैसा कि मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। जैसे कुछ बालक जो है कई बार मेरी कक्षाओं में भी मुझे इस तरह के उदाहरण देते हैं कि जैसे कहा जाए कि दरवाज़ा खोल दो, तो यहाँ पर प्रेरणा नहीं है, ये इस बात को आप ध्यान रखें। कर्ता खुद भी मौजूद रहता है उस वाक्य में जिसको हम कह रहे हैं। और ये जो मैंने सेंटेंस अभी बोला दरवाजा खोल दो, ये तो आज्ञार्थक वाक्य हो सकता है, प्रेरणार्थक नहीं होगा। प्रेरणार्थक में तो कर्ता भी मौजूद होगा, लेकिन उस क्रिया को स्वयं नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे हम इसके अलावा और भी उदाहरण ले सकते हैं, खूब सारे उदाहरण इसके बन सकते हैं। जैसे मैं लिखूं, सीता सुधा से खाना बनवाती है। लीजिए, सीता सुधा से खाना बनवाती है। अब यहाँ पर खाना बनाने का जो काम हो रहा है वो सीता नहीं कर रही है, सुधा से करवा रही है, अर्थात सुधा को प्रेरणा दे रही है काम करने के लिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। इनसे हटकर एक थोड़ा सा अलग उदाहरण और देना चाहूँगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है, सरपंच ने मंदिर बनवाया। सरपंच ने मंदिर बनवाया। इन उदाहरणों को आप समझ लीजिए तसल्ली से, फिर मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होगी। लेकिन मूल आधार ये है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरपंच करता है और यहाँ पर मंदिर बनाने का काम हो रहा है, लेकिन मंदिर क्या सरपंच ने बनाया क्या? अगर मैं लिखता सरपंच ने मंदिर बनाया तब तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती, लेकिन किसी और से बनवाया इसने, इसलिए इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। स्वयं किसी काम को ना करके दूसरे से इसने काम करवाया, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। एक छोटी सी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं या नोट लगाकर आप अपनी नोटबुक में उसे नोट भी कर सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया में जो क्रियापद रहते हैं, जैसे इसमें था मंगवाया, लिखवाया, बनवाती और बनवाया, जो क्रियापद रहते हैं उनके साथ वाया, वाई, वाती, वाता आदि शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे मंगवाता, मंगवाई, लिखवाता, लिखवाई, लिखवाया, बनवाया, ये सारे शब्द जो हैं अधिकांशतः आते हैं। तो इस तरह से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया में किस तरह के उदाहरण प्रयोग होते हैं। तो रचना के आधार पर अपना पहला प्रकार कंप्लीट हो गया। आइए इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद जो दूसरा प्रकार आता है उसको देखिए किस तरह से हम समझ सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या है, परिभाषा क्या है, उदाहरण किस तरह के आते हैं इसके, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि इसका नाम है पूर्व और काल, जैसा प्रेरणार्थक में था वैसा यहाँ है पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब क्या है? पूर्व यानी पहले, ध्यान से देखिए, और कालिक से मतलब है काल, और काल को हम कहते हैं समय।
यानी जहां पूर्वकालिक क्रिया होगी वहां पर दो क्रियाएं साथ आएंगी, और दो क्रियाएं साथ आने का मतलब है कि वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग होगा और एक क्रिया पहले संपन्न हो जाएगी और एक क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी पहले के काल में, पहले के समय में एक क्रिया तो पूरी हो गई, फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि जहां वाक्य में एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूरा ही मैं लिख देता हूं इसे, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये देखिए इस तरह से हमने इस परिभाषा को बना लिया। अब आप यहां देख रहे हैं कि पहले एक क्रिया होगी फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। अब इसके उदाहरण कैसे होंगे वो देखिए आप। पहला उदाहरण मैंने लिया कि राम खाना खाकर सो गया। ये एक सेंटेंस है, राम खाना खाकर सो गया। मान लीजिए ये एक अपने वाक्य लिखा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य को देखते ही पता चल रहा है कि एक काम तो हो रहा है खाना खाने का, दूसरा काम हो रहा है सोने का। दो काम हो रहे हैं, लेकिन पहले खाना खाने का काम हुआ, उसके बाद सोने का काम शुरू हुआ। अर्थात हमारी परिभाषा पूरी हो रही है, एक क्रिया पूरी होगी और फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। पहले एक क्रिया यानी खाना खाने वाली जो क्रिया थी वो पूरी हो गई, उसके बाद सोने की क्रिया प्रारंभ हुई, इसलिए इसमें पूर्वकालिक है। और उदाहरण देखिए, मैंने कहा सुधा स्नान करके मंदिर गई। सुधा स्नान करके मंदिर गई। तो पहले हमने देखा सुधा जो कि कर्ता है उसने स्नान करने का काम किया और उसके तुरंत बाद वो मंदिर चली गई। अब आप देख रहे हैं इसमें कि पहले उसने स्नान करने का काम किया फिर मंदिर जाने का काम किया। तो इसमें हम देख रहे हैं दो क्रियाएं आ रही है, पहले स्नान करने वाली क्रिया और फिर मंदिर जाने वाली। तो एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, इसलिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। और उदाहरण से हम समझते हैं, बालक दूध पीकर सो गया। इनको आप लिखते भी चलें उदाहरणों को साथ के साथ, परिभाषा के साथ ही। बालक दूध पीकर सो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं उसने पहले दूध पीने का काम किया और फिर सोने का काम किया, अर्थात पहले दूध पिया, एक क्रिया पूरी हो गई, फिर सोने की क्रिया प्रारंभ कर दी। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं, महेश क्रिकेट खेलकर घर गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं पहले उसने क्रिकेट खेलने का काम किया और फिर कहाँ जाने का काम किया, घर जाने का। यानी क्रिकेट खेलने का काम जब संपन्न हो गया तो घर जाने का काम प्रारंभ हुआ। इसका मतलब यह है कि दो क्रियाएं आ रही थी, एक क्रिया पूरी हुई और उसके बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई। पूर्वकालिक को समझने का एक तरीका और है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रेरणार्थक में भी, वैसे इसमें भी बताऊंगा। पूर्वकालिक को समझने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो पहली क्रिया पूरी होगी, दो क्रियाएं आ रही, जैसे इसमें खाना खाकर सो गया, खाना खाना क्रिया है फिर सोना क्रिया है, इसमें स्नान करना क्रिया फिर मंदिर जाना क्रिया है। तो जो पहली क्रिया होगी जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होगी, उस क्रिया के अंतिम चरण में, यानी जहां क्रिया पूरी हो रही है, खाकर ये क्रिया है, करके क्रिया है, पीकर क्रिया है, खेलकर क्रिया है, तो इसके अंदर या तो कर शब्द जुड़ा होगा या करके जुड़ा होगा पहली क्रिया के साथ। तो आप समझ जाना कि वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाकर घर चला गया, मैंने खाना खाकर सो गया, मैं आकर लेट गया, तो आकर लेट गया में भी वही है, पहले आने का काम किया फिर लेटने का काम किया और कर तो जुड़ा हुआ है ही। ऐसी परिस्थिति में पूर्वकालिक का प्रयोग होता है। इसके बाद अगली क्रिया की बात करें तो पूर्वकालिक के बाद अगली क्रिया का प्रकार आता है, उसे हम कहते हैं तात्कालिक क्रिया। देखिए तात्कालिक क्रिया क्या है। पूर्वकालिक के भेद हमने पढ़ लिए, यानी पूर्वकालिक के उदाहरण हमने देख लिए। अब हम देखेंगे तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया
देखिए तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया दोनों समान है। दोनों समान कैसे है कि दोनों में लगभग जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां समान सी रहती हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क की हम बात कर लेंगे अभी यहाँ। तो इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो परिभाषा बनेगी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है। तात्कालिक की परिभाषा ये रहेगी कि जहां वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों। ध्यान से देखिए, पूर्वकालिक में भी मैंने ऐसे बोला था, अभी अंतर बताऊंगा दोनों में। जहां वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा एक क्रिया के पूर्ण होते ही तुरंत ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, यानी एक क्रिया जैसे पूरी होगी तुरंत ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसमें तो ऐसा था कि पहले एक क्रिया पूरी हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ। इसमें एक क्रिया के होते ही दूसरी होगी पहले के प्रभाव के कारण, वहां पर तात्कालिक क्रिया होगी। देखिए अब कैसे होगी, सीधा मैं उदाहरण पर आता हूं। उदाहरण देखिए क्या है, जैसे मैंने लिखा पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। अगर आप दोनों की परिभाषाओं में थोड़े से अभी भी कंफ्यूज हैं तो अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप यहां देखिए, सबसे पहले उदाहरण क्या कह रहा है। उदाहरण कह रहा है कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। पहले क्या काम हुआ, देखने का काम हुआ, और दूसरा क्या काम हुआ, भागने का। यानी पहली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है कि इसमें दो क्रियाएं आ रही है, एक तो देखना क्रिया और दूसरी भागना क्रिया। लेकिन बात यह है कि फिर अगर पूर्वकालिक में भी वही परिस्थिति थी, तात्कालिक में भी वही परिस्थिति है, तो हम दो भेद क्यों पढ़ रहे हैं। गौर से देखिए, इसमें तो क्या था, एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी प्रारंभ हो रही थी, वो कुछ देर बाद भी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक क्रिया के प्रारंभ होते ही दूसरी क्रिया तुरंत है, इसमें समय नहीं लग रहा है। पहली बात, इसमें पहली क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा रहता है, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं पहली क्रिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। यह मूलभूत अंतर है दोनों के अंदर। मैंने इसमें लिखा पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, जैसे ही देखा भाग गया। इसमें मैंने लिखा था राम स्नान करके मंदिर गया। पहले उसने स्नान किया फिर मंदिर गया। हो सकता है स्नान करने और मंदिर जाने के बीच में कुछ समय भी लगा हो, इसमें समय नहीं लगता है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखूं, बच्चा माँ को देखते ही रोने लगा। अब बालक ने पहले क्या किया, पहले माँ को देखने का काम किया और उसके बाद में रोने का काम। दो क्रियाएं हो रही है। पहले जैसे देखा, देखने का काम जैसे कंप्लीट हुआ, तुरंत ही दूसरा काम जो है शुरू हो गया। इसमें समय कम लग रहा है, तुरंत ही काम हो रहा है और यही जुड़ा हुआ है प्रथम क्रिया के साथ, तो तात्कालिक क्रिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप और समझ सकते हैं कि ही की जगह अगर मैं करिया करके जोड़ दूं, जैसे यहां पर मैंने कहा पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो पूर्वकालिक हो जाएगी। मैंने कहा पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो तात्कालिक है। बस ये बेसिक अंतर है इसमें। और उदाहरण देख लीजिए, छात्र अध्यापक को देखते ही, अच्छा देखते ही देखते ही के खूब सारे उदाहरण हो गए। मैं दूसरा बताता हूं आपको, देखते ही देखते काफी सारे हो गए। मेरे द्वारा या मेरे लिखते ही छात्र भाग गए। मान लीजिए मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा और जैसे मैंने लिखा लिखते ही छात्र बाहर चले गए। मान लीजिए लंच हो गया, छात्र बाहर चले गए, तो पहली क्रिया क्या हुई, लिखते ही। दूसरी क्रिया क्या हुई, भागने की। इसके अलावा दूसरा मैं बताऊं आपको उदाहरण, लड्डू देखते ही बालक हंसने लगा। ये लीजिए, ये भी एक उदाहरण है। लड्डू देखते ही बालक हंसने लगा। पहले उसने लड्डू को देखा, जैसे देखने की क्रिया हुई तुरंत ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, हंसने की क्रिया। जैसे मैं अगला उदाहरण और लिख देता हूं आपके लिए, खाना बनते ही राम खाने लगा। खाना बनते ही राम खाने लगा।
खाना बनते ही, जैसे खाना बना खाने का काम शुरू कर दिया उसने। तो यहाँ पर अच्छा मैं ये लिखूँ खाना बनकर तैयार हुआ फिर खाने लगा, तब तो समय लग रहा है। यहाँ पर हमने लिखा खाना बनते ही, यानी जैसे ही काम हुआ तुरंत ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई। दो क्रियाएं आ रही है, एक क्रिया के होने और दूसरी क्रिया के होने के बीच में समय कम लग रहा है, ही जुड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में तात्कालिक क्रिया का प्रयोग माना जाएगा। इसके आगे देखिए अगला प्रकार देखें अगर रचना के आधार पर, तो वो क्या है। यहाँ पर थोड़ा इसकी संख्या ज़्यादा हो गई है, इसे मैं मिटा देता हूँ अगले प्रकार को लिखने के लिए। आइए तीसरे प्रकार की बात करते हैं। रचना के आधार पर तीसरा प्रकार क्या है। हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद हमने देखा तात्कालिक क्रिया को, और इसके बाद में अब बात करेंगे हम नाम धातु क्रिया के बारे में। बहुत ही महत्व रखती है ये क्रिया, नाम धातु। हम इसे नाम धातु भी कह सकते हैं, इसे अनेक जगहों पर नामिक क्रिया भी कहा गया है, नाम धातु क्रिया। अब गौर से देखिए आप, सबसे पहले तो इसके नामकरण से आपको समझा दूंगा मैं कि नाम धातु क्रिया क्या है। नाम धातु क्रिया, अब नाम धातु क्रिया क्या है देखिए, आप देख रहे हैं नाम, और अगर पूर्व की कक्षाओं में आपने ध्यान से देखा है तो नाम का मतलब व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा होता है। जैसे हमने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आज से आप एक चीज़ याद रख लें, जिस किसी भी चीज़ का नाम है इस पूरे विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो सब संज्ञाएं हैं। तो नाम का मतलब मैंने लिखा संज्ञा। इसको गौर से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम, और इन दोनों की जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। तो यहाँ पर परिभाषा ये बनती है। अच्छा रुकिए, धातु शब्द लिखा है। अगर आपने संस्कृत विषय पढ़ा है पिछली कक्षाओं में तो आपको पता होगा संस्कृत में धातु का मतलब क्रिया होता है, और यहाँ पर भी क्रिया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस परिस्थिति में या जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को ही प्रत्यय जोड़कर धातु बना दिया जाए, अर्थात क्रिया बना दिया जाए, वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। अर्थात क्रिया शब्द प्रयोग नहीं होता है, मूल शब्द तो कोई संज्ञा होगा, मूल शब्द कोई सर्वनाम होगा, मूल शब्द कोई विशेषण होगा, उसी को हम कुछ प्रत्यय या अन्य शब्दांश जोड़कर क्या बना देंगे, क्रिया बना देंगे। वहीं पर नामिक या नाम धातु क्रिया का प्रयोग होता है। तो आइए अब इसकी परिभाषा मैं आपको लिख दूं। जहां वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को ही प्रत्यय जोड़कर, अब यहाँ प्रत्यय का मतलब शब्दांश भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्रत्यय हो, जोड़कर क्रिया का रूप दे दिया जाए, क्रिया का रूप दे दिया जाए। बाकी सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं, दे दिया जाए। यानी जहां पर वाक्य में मूल शब्द क्रिया नहीं होगा, मूल शब्द कोई सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, या फिर विशेषण हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में, अच्छा मूल शब्द तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होगा, लेकिन उसका जब निर्माण करेंगे प्रत्यय या फिर शब्दांश जोड़कर, तो फिर वो नाम धातु क्रिया का काम करेगा। आइए उदाहरणों से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हाथ। अब आप सब लोग जानते हैं हाथ शब्द संज्ञा है, क्योंकि ये हमारे शरीर के किसी अंग का नाम है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। अच्छा, इस संज्ञा से ही अगर मैं एक सेंटेंस बना दूं, जैसे मैंने लिखा मालिक ने मकान हथियाया। अब हाथ मूल शब्द था, उस हाथ मूल शब्द में मैंने ये प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर मैंने हथियाया बना दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया शब्द क्या हो गया, हथियाया, और हथियाने का मतलब होता है छीन लेना, अधिग्रहण कर लेना, या अपने लिए ले लेना, उसको छीन लेना किसी से, हथियाने का मतलब ये। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इस हथियाना जो शब्द है, ये जो क्रियापद बना हुआ है, उसका मूल शब्द तो हाथ है, और ये मूल शब्द क्या है, संज्ञा है। ये कोई क्रिया शब्द नहीं है। क्रिया तो मैं कल आपको कह रहा था, क्रिया तो होता है चलना, खाना पीना, उड़ना, बैठना, जोड़ना, तोड़ना, ये सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन हाथ कोई क्रिया नहीं है, लेकिन उसको भी हमने क्रिया बना दिया। इसका मतलब ये संज्ञा शब्द था, संज्ञा शब्द कोई क्रिया बना दिया, तो क्रिया हो गई अपनी नाम धातु क्रिया। आइए इसके अलावा और उदाहरणों से आपको बताता हूं। जैसे एक शब्द होता है अपना, गौर से देखिए,
शब्द होता है अपना। मैं बार बार अपने प्रत्येक वीडियो में एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आप इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इस चीज़ में कहा क्या गया है और प्रयोग किस तरह से हो रहा है। बाकी सैकड़ों उदाहरण भी अगर आपके सामने आ जाएं तो आप बिल्कुल उसमें से छांट कर बता सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। और अगर आपने सिर्फ रटा है तो आपके सामने चाहे सैकड़ों उदाहरण भी प्रस्तुत कर दूं तब भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं सेलेक्टेड कुछ एक उदाहरण लेता हूं कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आप सही तरीके से उसको समझ भी पाएं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद है अपना शब्द है। अब अपना शब्द होता है सर्वनाम। क्यों होता है? क्योंकि ये जो अपना शब्द है ये आप से बना है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं सर्वनाम के भी जो है वीडियो डालूंगा, अगर आप देखना पसंद करें तो देख सकते हैं। तो अपना शब्द आप से बना है और आप शब्द होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द को कैसे क्रिया बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कहा गया राम ने अपने घर को अपनाया। राम ने अपने घर को क्या किया? अपनाया। अब आप यहाँ सोच रहे हैं अपनाने का मतलब क्या है? तो अपनाने का मतलब अपना लेना, अपना बना लेना, साथ जोड़ लेना। तो अपनाना तो क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पर इस शब्द को अगर हम गौर से देखें तो इसमें मूल शब्द तो अपना है जो कि आप से बना है, अर्थात ये तो सर्वनाम है और सर्वनाम मूल शब्द है और उसी को हमने क्रिया बना दिया, इसलिए इसमें क्रिया हो गई नाम धातु क्रिया। आइए विशेषण के उदाहरण से भी आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे एक विशेषण शब्द होता है गर्म। गर्म विशेषण शब्द है। अब गर्म का मतलब विशेषण कैसे है? और जो आरबीएससी के 10वीं कक्षा के छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको विशेष रूप से मैं समझाना चाहूँगा, क्रिया आपके सिलेबस में है और इसके अलावा विशेषण भी आपके सिलेबस में है। तो अगले वीडियो में या आने वाली वीडियोज़ में विशेषण भी आपको पढ़ाऊँगा मैं, तो उस लिहाज से भी आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गर्म शब्द क्या होता है? विशेषण, क्योंकि ये दूसरों की विशेषता बताता है, जैसे गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म कपड़े, इस तरह से। तो गर्म विशेषण है और हमने लिखा दूध गरमाया। ये एक वाक्य है मान लीजिए। अब यहां पर जो गरमाया शब्द है ये गर्म होना क्रिया को दर्शा रहा है, लेकिन हम तो यहां देख रहे हैं कि इसमें जो मूल शब्द है गरमाना में वो गर्म है और गर्म शब्द विशेषण होता है। तो मूल शब्द तो विशेषण था, उसी को हमने किस में बदल दिया? क्रिया में बदल दिया, इसलिए इसमें क्रिया हो जाएगी अपनी नाम धातु क्रिया। बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से जो है अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और बता देता हूँ आपको, 3 उदाहरण हो गए, 4 हो जाएंगे। देखिए, मैंने लिखा पिता ने पुत्र को लतियाया। लतियाया, लतियाने का मतलब होता है लात मारना। तो पिता ने पुत्र को लात मारी, ये मान लीजिए। अब यहाँ पर जो लतियाना शब्द है, ये लतियाना किस क्रिया को दर्शा रहा है? लात मारना क्रिया को दर्शा रहा है और लात शब्द पैर के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो लात मूल शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये तो है लात मूल शब्द है अपना संज्ञा, और संज्ञा शब्द मूल शब्द है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको क्रिया के रूप में प्रयुक्त कर दिया, इसलिए इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आइए अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया को। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में आई अपनी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक के बाद तात्कालिक, तात्कालिक के बाद नाम धातु। इस प्रकार से हमने 4 क्रियाओं के प्रकारों को देख लिया है। 4 के बाद हम 5वें नंबर की अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो 5वां जो अपना प्रकार है वो है संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं ये संयुक्त क्रिया क्या है। देखिए, संयुक्त क्रिया क्या है? शायद 5वां नंबर होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, सबसे पहले प्रेरणार्थक पढ़ी हमने, नाम धातु, पूर्वकालिक और तात्कालिक और संयुक्त क्रिया। देखिए, अब संयुक्त का मतलब क्या है? देखिए, संयुक्त का मतलब अगर हम देखें शाब्दिक रूप से तो वो होता है जोड़ना। गौर से देखिए, अब यहां संयुक्त का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ देना। 2 चीज़ों को जोड़ना ही संयुक्त कहलाता है। अब यहाँ पर किन 2 चीज़ों को जोड़ा जा रहा है? हम तो क्रिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रिया शब्दों को, या 2 अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रियाओं को, सॉरी, या अलग अलग शब्दों को, जो भी चीज़ है, क्रिया शब्दों को अगर आपस में जोड़कर प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। 2 अलग अलग शब्द होंगे, उनमें से एक मुख्य होगा और एक होगा उसका सहायक क्रिया का रूप। दोनों को आपस में यदि जोड़ा जाए और फिर वाक्य बनाया जाए तब संयुक्त क्रिया होती है। कैसे होगी? परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए, लिखिए, जहाँ वाक्य में 2
अलग अलग अर्थ रखने वाले क्रिया शब्दों वाले अर्थ रखने वाले क्रिया शब्दों को एक साथ प्रयुक्त किया जाए, एक साथ प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसा कि मैंने इसमें लिख भी दिया है, आइए उदाहरण से आपको समझाता हूँ संयुक्त क्रिया क्या है। जैसे मैंने लिखा मेहमान चले गए होंगे, मेहमान चले गए होंगे, ये एक वाक्य है। अब आप लोग देख रहे होंगे ये तो साधारण सा वाक्य है, इसमें जो है संयुक्त क्रिया कैसे होगी और दो अलग अलग क्रिया शब्द कैसे प्रयुक्त हुए हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर चले जो शब्द है इसमें मूल शब्द है चल और इससे बनता है चलना। गए में मूल शब्द है जाना, जाना से बनता है गए या गया। तो ये जो चलना और जाना दो अलग अलग शब्द और होंगे में होना, ये जो अलग अलग शब्द अलग अलग क्रियापद, दो अलग अलग अर्थ रखने वाले क्रियापद या क्रिया शब्द आपस में आप जुड़कर प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया का प्रकार होगा। इसके अलावा हम और देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा मैं आ जाया करता हूँ, मैं आ जाया करता हूँ, ये एक वाक्य है मान लीजिए। तो अब इस उदाहरण को अगर हम देखें तो इसमें एक शब्द आप देख रहे हैं आ का मतलब क्या है आना। इसके बाद दूसरा जो शब्द प्रयोग हुआ है उसमें लिखा हुआ है जाया, और जाया का मूल शब्द अगर देखें तो होता है जाना, और कर्ता शब्द जो है उसको हम देख सकते हैं कि इसमें मूल शब्द है करना। अब आप देख रहे हैं कि तीन अलग अलग शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, आना, जाना, करना। इस तरह से अलग अलग शब्दों को जोड़कर हमने एक क्रिया के रूप में प्रयोग किया, और इस संयुक्त रूप को ही अर्थात अलग अलग क्रियाओं को हमने संयुक्त रूप में प्रयोग किया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, संयुक्त क्रिया का प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इसके अंतर्गत प्रयोग होते हैं। जैसे एक उदाहरण और आता है पानी, एक उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको, पानी बरसने लगा, ये एक उदाहरण है। पानी बरसने लगा एक उदाहरण है। अब आप यहां पर देख रहे हैं बरसना क्रिया है, बरसना जो शब्द है वो मूल रूप से क्रिया शब्द है बरसना, और इसके अलावा लगना क्रिया शब्द प्रयोग हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं लगना और बरसना दो अलग अलग क्रियापद हैं और दोनों एक साथ प्रयोग किए गए संयुक्त रूप में, इसलिए इसमें संयुक्त क्रिया का प्रकार हम बताएंगे। तो इस तरह से हमने देखा संयुक्त क्रिया का प्रकार। आइए इसके बाद में अगले प्रकार की चर्चा करते हैं। देखिए अगला प्रकार क्या होगा। देखिए छठा प्रकार हम देखें तो छठा प्रकार है कृदंत क्रिया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अपना एक महत्व रखता है ये भी कृदंत क्रिया का प्रकार। इसको भी देखिए, कृदंत क्रिया में क्या है आप इसको इस तरह से समझिए। यहाँ पर जो कृदंत शब्द प्रयोग हुआ है उसका मतलब है क्रिया, और क्रिया के साथ हम जोड़ दें प्रत्यय। एक चीज़ गौर से सुनिएगा कि नाम धातु क्रिया में भी हमने प्रत्यय जोड़ा था। हो सकता है आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन नाम धातु क्रिया में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय या शब्दांश जोड़ा था, जबकि यहाँ पर क्रिया शब्द के साथ ही अन्य प्रत्यय जोड़ा जाएगा। उससे जो नया रूप बनेगा, नया शब्द बनेगा, उसे हम कृदंत क्रिया कहेंगे। देखिए कैसे, जैसे एक शब्द है लिख। अब ये मूल क्रिया है, मूल या इसको हम धातु रूप कह सकते हैं, या अगर और भी सही तरीके से इसका नाम ले तो हम इसको कह सकते हैं मुख्य क्रिया। इसके बारे में भी आगे आऊँगा अभी मैं। तो लिख शब्द के साथ मान लीजिए ता प्रत्यय जोड़कर मैंने बनाया लिखता, लिखना, लिख कर, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, कृदंत क्रिया कहलाएंगे। जैसे मैंने देखा पढ़ शब्द लिखा मान लीजिए, और पढ़ के साथ मैंने प्रत्यय जोड़ा पढ़ना, पढ़कर या पढ़ता, ये सारे जो शब्द हैं इन सब शब्दों को हम क्या कहेंगे,
कृदंत क्रिया कहेंगे। बस इस प्रकार में आपको इतना याद रखना ही काफ़ी है। परिभाषा भी अगर आप इसकी बनाना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक लाइन बोल देता हूँ आप लोगों के लिए कि जहाँ वाक्य में मूल क्रिया शब्द के साथ, ये मूल क्रिया शब्द ध्यान से देखिए, मूल क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द निर्मित कर लिया जाए या नया क्रिया शब्द बना लिया जाए, बस उसे ही कृदंत क्रिया कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक प्रकार और होता है रचना के आधार पर, जो देखना बहुत जरूरी भी है। जरूरी क्या है देखिए, इसको बताने के बाद जो क्रिया के मुख्य तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी बात करूंगा मैं आप लोगों के लिए यहाँ। उससे पहले एक प्रकार की मैं बात करना चाहूंगा कि एक प्रकार होता है मिश्रित क्रिया। और ये जो मिश्रित क्रिया है, इस मिश्रित क्रिया का प्रकार आपके यहाँ तो काम आएगा ही, ये आपको सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं समझ आने में भी बहुत काम आएगा। ये मिश्रित क्रिया का प्रकार कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले परिभाषा की बात करें मिश्रित क्रिया की, तो इसमें आएगा कि जहाँ वाक्य में संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ धातु रूप जोड़कर, अब यहां पर कोई प्रत्यय नहीं है जैसा कि नाम धातु में था, नहीं, इसमें धातु बताई गई है, क्रिया शब्द बताए गए हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ धातु रूप या क्रिया रूप जोड़ा जाएगा। शब्दों के साथ धातु रूप जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाए या क्रिया का निर्माण किया जाए। थोड़ा जल्दी में हैंडराइटिंग बिगड़ रही है। जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाए, बस मैं इतना लिख देता हूं, आगे आप कंप्लीट कर लीजिए कि जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाए, वहां मिश्रित क्रिया का प्रारूप या मिश्रित क्रिया का प्रकार माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से आप दो चीजें याद रख लें कि एक तरफ तो या तो संज्ञा शब्द आएगा या कोई सर्वनाम शब्द भी हो सकता है या कोई विशेषण शब्द। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि नाम धातु क्रिया में भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण थे, लेकिन उनके साथ हम प्रत्यय जोड़ रहे थे, जबकि यहाँ पर क्रिया शब्द जोड़ रहे हैं। ये बस यही अंतर करने का एक आधार है आपके लिए। कृदंत क्रिया में मैंने आपको बताया कि क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ेगा, वहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रत्यय था, तो ये बेसिक अंतर है सब में। धातु रूप कैसे जोड़ेंगे, जैसे इसमें विशेष रूप से जो धातु रूप मैं लिख रहा हूँ आपके लिए बोर्ड पर, ये आते हैं, आप इसे लिख भी लें अपनी कॉपी में। संज्ञा सर्वनाम विशेषण रूप, और इनके साथ हम जोड़ेंगे होना, लेना, देना, करना। ये क्रिया शब्द जो हैं इनके साथ जुड़े रहते हैं अधिकांशतः। उदाहरण देखिए कैसे आएंगे, जैसे मैंने लिखा बच्चा स्नान करता है, बच्चा स्नान करता है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस कर्ता शब्द को ही क्रिया मान लें, 2 मिनट के लिए अगर हम इसको मान लें कि कर्ता शब्द क्रिया है, बच्चा करता है, अब हम प्रश्न करें कि बच्चा क्या करता है, तो स्नान करता है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ये अकर्मक क्रिया है मित्रों। क्यों है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये जो स्नान शब्द प्रयोग हुआ है वो, तथा ये जो कर्ता शब्द प्रयोग हो रहा है, ये दोनों मिलकर ही क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको मिश्रित क्रिया कहते हैं। जैसे इसके अलावा एक और लिख दूं मैं कि बच्चे नहीं लिखकर हम लिखे छात्र पढ़ाई करते हैं। छात्र क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। इस वाक्य में आप देख रहे हैं करते शब्द और पढ़ाई दोनों मिलकर क्रिया है, इसका मतलब ये अकर्मक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिश्रित क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, नहीं। क्यों? ये क्यों नहीं अकर्मक है? ये सकर्मक क्यों है? क्योंकि पढ़ाई करेगा अगर छात्र तो कुछ पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो कर्म होगा, जबकि इसमें स्नान करने के लिए अन्य किसी चीज़ की जरूरत नहीं आ रही है, किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से ये जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम मिश्रित क्रिया का प्रकार कहते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं हम कि मेहमानों ने भोजन कर लिया। अब यहां पर ये कर लिया और भोजन, ये तीनों शब्द मिलकर
एक क्रिया है और वो है मिश्रित क्रिया, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण अर्थात संज्ञा शब्द है भोजन और उसके साथ हम जोड़ रहे हैं होना, लेना, देना, करना, ये सारे शब्द जुड़कर एक ही क्रिया का निर्माण कर रहे हैं और उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? मिश्रित क्रिया कहेंगे विद्यार्थियों। और इस तरह से देखिए ये आपके प्रकार कंप्लीट हो गए। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं कि रचना के आधार पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की जहाँ तक बात है, जो मैं कहने जा रहा था आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत महत्व की हो सकती हैं, उनकी एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, यानी प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। इस बात को आप नोट लगाकर लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त होगी, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा अच्छा इसको हटा देता हूँ, एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य। ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, महत्वपूर्ण तथ्य। और पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। इसके बाद एक बात और कर लें, क्रिया को, दूसरी बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्रिया को पूर्ण करने में सहायता देने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। देने वाले शब्द पूरा न लिखकर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ सकते हैं, पूरा आप लिख लीजिए। सहायक क्रिया कहते हैं उसको। एक उदाहरण भी देना चाहूँगा इसका मैं। देखिए जैसे मैंने कहा बच्चा रो रहा है, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आप देखेंगे रोना जो क्रिया हो रही है, इस रोना क्रिया को पूरा करने के लिए ये जो रहा है शब्द जुड़ा हुआ है, इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। एग्जाम में कभी भी आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि सहायक क्रिया की परिभाषा बताइए, और सहायक क्रिया की परिभाषा बताइए, क्योंकि यहाँ पर ये इसका साथ देती है हमेशा। अलग से कोई सहायक क्रिया का प्रकार नहीं होता, मुख्य क्रिया को सहायता देने का काम करती है सहायक क्रिया। इसके अलावा एक बात और कि जहाँ पर क्रिया का धातु रूप प्रयोग होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, क्रिया का मूल रूप प्रयोग हो, क्रिया का मूल रूप यदि प्रयोग होता है, मूल रूप प्रयोग हो, तो उसे हम कहेंगे मुख्य क्रिया। ये कुछ बेसिक जो है जानकारी है आपके लिए जो याद रखना ज़रूरी है। उसे मुख्य क्रिया कहेंगे। और मुख्य क्रिया क्यों कहेंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, इसीलिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा मधु गई, मैंने लिखा मधु गई। अब यहाँ पर जो जाना क्रिया है उसका मूल रूप प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मुख्य जो है मुख्य क्रिया का ये प्रकार है। जैसे मैंने कहा राधा गा, अब गाना मूल क्रिया है, इसलिए ये क्या है, मुख्य क्रिया का प्रकार है। यानी जहाँ पर मुख्य क्रियाएं ही प्रयोग हो, इसके अलावा अन्य कोई न तो प्रत्यय जुड़ा हुआ हो न कोई सहायक क्रिया जुड़ी हुई हो, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया का प्रयोग कहते हैं। इसके अलावा एक महत्व की बात हो रहा है जिसके बारे में मैं चर्चा करूं, उससे पहले एक बात और कहूंगा कि आप लोगों को यदि मेरे वीडियो से कोई लाभ मिल रहा है या इसको आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के लिंक आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएँ और आप समय न गंवाते हुए उन्हें तुरंत कंप्लीट कर लें। देखिए अगली बात की तरफ बढ़ने के लिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कुछ विद्वान एक प्रकार और मानते हैं क्रिया का, जिसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया, कुछ विद्वान इसको मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। अब ये अपूर्ण क्रिया है क्या, इतना आपको समझा देता हूं और आपको इतना ही समझना है। अपूर्ण क्रिया का मतलब है कि कोई क्रिया होती ही नहीं है उसमें, जो चलना फिरना उठना बैठना गाना नहाना धोना लिखना, ये जो क्रियाएं मैंने बताई आपको जिसमें आदमी एक्टिव रहता है, ऐसे क्रियापद उसमें नहीं आते। जैसे मैंने लिखा मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, तो बताइए इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, कोई क्रिया नहीं हो रही। इसका मतलब इस वाक्य को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत। मैंने आप लोगों से कहा आप सब विद्यार्थी हैं,
आप सब विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर क्रिया तो है होना है पद के कारण, लेकिन मूल रूप से जो क्रियापद होते हैं उनका इसमें प्रयोग नहीं है, इसलिए इसमें अपूर्ण क्रिया का प्रकार माना जाएगा जी। इस प्रकार हमने रचना के आधार पर भेद पढ़े क्रिया के, और अपने जो क्रिया का टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है।